नमस्कार। आइए आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करना शुरू करते हैं और हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक को हम कहते हैं वानिकी या फॉरेस्टेशन। या वानिकी क्या होता है? वानिकी और कुछ नहीं है बल्कि वनों की स्थिति का एक अध्ययन वानिकी के रूप में हम जानते हैं। जहाँ पे अगर हम वानिकी के बारे में बात करें तो जहाँ पे वन क्या है, कैसे है, कहाँ है और वन की स्थितियाँ क्या हैं, इन पे हम बात करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं वानिकी या वनिकी। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो वह भौगोलिक क्षेत्र जो सरकारी अभिलेख में दर्ज है उसे वन क्षेत्र कहते हैं। यानी जो वन क्षेत्र के रूप में सरकारी अभिलेख में दर्ज हैं हम केवल उन्हीं को वन क्षेत्र कहते हैं। इसके लिए आप देखेंगे कुछ तो वन क्षेत्र के लिए आरक्षित भी होता है और कुछ संरक्षित भी होता है, यानी रिजर्व और प्रोटेक्ट होता है, और जिनकी स्थापना भारतीय वन अधिनियम 1927 के द्वारा या राज्य के विभिन्न अधिनियमों द्वारा किया जाता है। क्योंकि जैसा आपको पता है कि वन कैसा है और वन जो है समवर्ती क्षेत्र का सूची का विषय है, इसलिए इसमें तमाम क्षेत्रों में अब बात करेंगे तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बनाती है। आइए अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें तो आपको आरक्षित वन, संरक्षित वन को आप देख पाएंगे। तो अगर आरक्षित वन की बात करें तो ये सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित में होता है और इसमें किसी प्रकार का पशुचारण नहीं होता। ये जितने भी भारत में टोटल फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उसका लगभग 53% इनकी संख्या है। ठीक है। उसी तरह अगर संरक्षित वन को देखें तो यह सरकार द्वारा देखभाल किया जाता है और इसमें सीमित स्थिति में पशुचारण की अनुमति होती है और इसकी स्थिति कुल वन क्षेत्रों में केवल 29% की है। वहीं अगर असुरक्षित वन कहें, यानी आप देखेंगे कि किसी ने निजी कोई क्षेत्र लगाया, कोई निजी बगीचा लगाया है तो उसे असुरक्षित वन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी का है तो हम वृक्षों को काटने और मवेशी चराने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसके लिए वन विभाग ने एक टोटल प्रोसीजर अपना रखा हुआ है और वन विभाग द्वारा उस प्रोसीजर के माध्यम से आप देखेंगे कि ऐसे काम किए जाते हैं। और जो भारत में टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसका लगभग 18% ऐसे वन पाए जाते हैं। और इन वनों का वर्गीकरण अगर हम पहला जो देख रहे थे वो प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण था। आइए दूसरे प्रकार का वर्गीकरण देखें तो भारतीय संविधान के अनुसार अगर वर्गीकरण देखें तो स्टेट का फॉरेस्ट, कॉमर्शियल फॉरेस्ट और प्राइवेट फॉरेस्ट, ये 3 प्रकार के फॉरेस्ट है। स्टेट फॉरेस्ट यानी जो किसी राज्य यानी चाहे वो स्टेट एंड सेंटर किसी भी गवर्नमेंट के अंडर में पूर्णतः वो हो। ऐसे जो भारत में जितने भी फॉरेस्ट है उसके 94% जो हिस्सा है वो ऐसे ही वनों का है। इसके साथ ही अगर हम कॉमर्शियल फॉरेस्टेशन की बात करें, अगर हम कॉमर्शियल फॉरेस्ट की बात करें तो हम अगर देखेंगे तो स्थानीय निकायों जैसे नगर निगमों, ग्राम पंचायतों, जिला बोर्डों आदि के स्वामित्व वाले प्रशासन वाले वन क्षेत्र हैं। ऐसे वन क्षेत्र आप देखेंगे कि कुल भारत में लगभग 5% इनका हिस्सा है। उसके अलावा अगर देखें तो निजी वन, जैसे हम लोग बगीचा लगाते हैं, छोटे छोटे वन लगाते हैं, तो निजी स्वामित्व के तहत शासित वन हैं और यह भारत में कुल वन क्षेत्र का 1% हिस्सा इनका होता है। आगे अगर देखें तो व्यावसायिकता के आधार पे तो एक तो व्यापारिक होगा और एक गैर व्यापारिक होगा। व्यापारिक यानी अगर जहाँ पे आप देखेंगे कि हम मर्चेंट एक्टिविटी कर सकते हैं तो वन जो सरलता से उपलब्ध हैं। और जो भारत के टोटल फॉरेस्ट एरिया है ऐसे लगभग 82% एरिया है जहाँ आराम से यानी सुविधाजनक स्थिति में आप देखेंगे कि वह हिस्सा आपको
मिल जाएगा, आपके जो है पहुँच में होगा। और गैर व्यापारिक में अब उच्च चोटी पर या फिर गैर पहुँच योग्य, जैसे आप देखेंगे कि वर्षा वनों की स्थिति में, तो वहाँ पे पहुँचने योग्य स्थितियाँ नहीं हैं। तो भारत में ऐसे केवल 18% जंगल पाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हमारे द्वीपीय जो कुछ जंगल हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग पहुँच नहीं सकते हैं। आगे देखें तो बनावट के आधार पे शंकुधारी और चौड़े पत्ते। आपको पता ही है कि शंकुधारी कहाँ मिलेंगे, तो शंकुधारी मिलेंगे आप पर्वतों के ऊपर जाएंगे या उच्च क्षेत्रों में जाएंगे, समशीतोष्ण क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ पे मिलेंगे। तो इसका मतलब है भारत में कहाँ मिलेंगे, तो पूर्वी मध्य हिमालय और ऊपरी हिस्सों में ये मिल सकते हैं। और जो भारत के कुल वन क्षेत्र का लगभग 6.5% हिस्सा ऐसे वन हैं। और चौड़ी पत्ते वाले वन जो हमारे प्लेन लैंड इंडिया, और आप देखेंगे कि चाहे पठारी है वहाँ पे मिलेंगे। तो इसमें उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी वन यहाँ पे होते हैं। देश के पठारों, मैदानों, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और लगभग 94% हिस्सा ये भारत के जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसका कवर करते हैं, जिसको TFA कहते हैं, ठीक है। और आगे जब हम आगे कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ करेंगे जिनके बारे में हमने यहाँ पे बताया है कि वन आवरण कैसे होते हैं। तो अगर हम अतिसघन की बात कर रहे हैं तो अतिसघन का मतलब ये होता है कि वृक्ष का छत्र यानी कैनोपी जो होता है उसका घनत्व तो 70% से ज़्यादा है। यानी ऊपर से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 70% से ज़्यादा आपको कैनोपी दिखेगी, ज़मीन नहीं दिखेगी। मध्यम सघनता यानी वृक्षों की जो कैनोपी है वो 40 से 70% जो है घनी है। यानी कुछ क्षेत्रों में आपको भूमि दिखेगा लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में आपको वन ही दिखेंगे। खुले वन यानी 10 से 40% तक कैनोपी होगा। यानी जितना लैंड है, अगर 100 एकड़ लैंड है तो उसमें से 10 to 40 एकड़ लैंड और वृक्ष के कैनोपी से ढके हुए हैं। झाड़ियाँ आप देखेंगे कि जो झाड़ियाँ सामान्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में होंगी, तो यानी वहाँ पे जो कैनोपी होगी वो बहुत विरल होगी, तो वहाँ पे झाड़ियाँ कहलाएंगी। आगे हम बात करते हैं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अभी हमने जो इसमें कवर किया है वो 2021 का है, लेकिन 2023 की वन स्थिति रिपोर्ट 2024 में किसी भी समय आ सकती है। तो अगर एग्ज़ाम से पहले अगर आ जाती है तो भी हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम सेट हो चुका होगा, पेपर सेट हो चुका होगा, ठीक है। तो आपको सिंपल सी बात है कि वन आवरण का मानचित्र 1967 में शुरू हुआ, जैसा आप सभी लोग जानते होंगे। प्रत्येक दूसरे वर्ष में वन आवरण का आकलन किया जाता है। यह कार्य वन संरक्षण संस्था देहरादून द्वारा किया जाता है, जो कि भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। और ये अपने जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के बनाने में जिस डाटा का प्रयोग करता है वो रिसोर्सेट वन के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी आपको एक बहुत बेसिक चीज़ें आपको पता चली हैं भारत के वन स्थिति रिपोर्ट में। और आप देखेंगे कि वृक्षावरण का आकलन जो TOF ट्री आउट ऑफ फॉरेस्ट के आंकड़ों के आधार पे किया जाता है। चलिए आइए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पहला जो है वर्ष 1987 में पहला सर्वेक्षण हुआ, और जो है 2021 में जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट आई थी वो 17वीं रिपोर्ट थी। कितनी थी? 17वीं रिपोर्ट थी। और इस रिपोर्ट के माध्यम से हमें क्या क्या जानकारियाँ मिली हैं, मैंने पॉइंट वाइज, चूँकि ये रिपोर्ट करीब 500 पेज की थी, लेकिन उसमें से छांट के जो चीज़ें मुझे लगी इम्पॉर्टेंट वो मैं आपके लिए लाया हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं वो रिपोर्ट मेरे पास है, मैं आपको वो भेज दूँगा, लेकिन वो आपको अभी कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि PT तक तो यही चलेगा और मेंस में तब तक हो सकता है, संभव है कि जो 23 वाला रिपोर्ट 2024 में आ जाए, ठीक है। तो जो लिखा है, देश का कुल वन और वृक्षों से भरा हुआ क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। अब आप इस चीज़ को जानिएगा कि ये कम से कम पिछले 10 वर्षों में
जब जब भी आने वाला होता है या फिर आ चुका होता है, यहाँ से एक प्रश्न जरूर आते हैं। 2019 के आकलन की तुलना में कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। ये आपको डाटा याद रखना है, 2261 वर्ग किलोमीटर। इसमें वनावरण 1540 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण जो है 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। वनावरण और वृक्षावरण यानी पूर्ण घनबल वन और आगे जो वन है, ठीक है, जो खुले क्षेत्र में वन है। और वनावरण से ज़्यादा वृद्धि खुले वन में देखी गई है। आप देखेंगे कि हमारे आसपास तमाम पेड़ लगाने की योजनाएं चल रही हैं। इसके बाद यह बहुत घने जंगल में देखी गई, यानी बहुत घने जंगल में आप देखेंगे कि भारत सरकार जैसे बना रही है, ग्रीन कॉरिडोर बना रही है, जो दिल्ली पूरा राजस्थान को बॉर्डर एकदम बनाएगा, जो कि राजस्थान से उड़कर आने वाली धूल को दिल्ली में प्रवेश करने से, डिज़र्ट को फैलने से रोकेगा, ठीक है। और वन क्षेत्र में अधिक वृद्धि दिखाने वाले सिर्फ 3 राज्य। अब आपको यहाँ पे याद रखना है सबसे वृद्धि किन 3 राज्यों में हुई है। तो पहला आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर, इसके बाद तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर और उसके बाद उड़ीसा में 537 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अगर ये रहा पहला सबसे अधिक वृद्धि दिखाने वाले राज्य। अब दूसरे है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद महाराष्ट्र में। और कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में अब बड़ा और प्रतिशत यानी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा किस में है। अब किसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत में वन है, यानी तीसरा। पहला हमने देखा कि किसने सबसे ज़्यादा वृद्धि हासिल की, उसके बाद देखा कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, और उसके बाद हम देख रहे हैं प्रतिशत के हिसाब से किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। तो आप देखेंगे कि सिर्फ 5 राज्य, मिज़ोरम है 84 लगभग 84.5%, अरुणाचल प्रदेश 79.33%, मेघालय 76%, मणिपुर 74.34% और नागालैंड 73.90% है, ठीक है। आगे अगर देखें तो 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है। मुझे याद आ रहा है कि 2012 में ठीक ऐसे ही प्रश्न आया था, तो याद रखिएगा कि ऐसे प्रश्नों को लगातार 2012 में, 2014 में, 2016 में लगातार ऐसे प्रश्न आए हैं। तो याद रखिएगा कि 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है। और ये आप सभी लोग गलत करके आएंगे क्योंकि ये एक बड़ा नंबर है 33%, लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे लक्षद्वीप, मिज़ोरम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में 75% से अधिक, यानी लक्षद्वीप, मिज़ोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में 75% से अधिक वन क्षेत्र है, जबकि 12 केंद्र शासित राज्य और राज्यों में यानी मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादर एवं नागर हवेली और दमन एंड द्वीप, उड़ीसा में इस वन क्षेत्र को 33% से 75% के बीच है इनका वन क्षेत्र। किसका? तो मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन एंड द्वीप, असम, उड़ीसा में वन क्षेत्र 33 से 75% के बीच है, ठीक है। तो ये तो वन की स्थिति हो गई। आइए अब मैंग्रोव की बात करें तो देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4292 वर्ग किलोमीटर। मैंग्रोव क्षेत्र क्या होता है? मैंग्रोव तो वही है
कि जो कि आप देखेंगे कोस्टल एरियाज़ में जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उसे मैंग्रोव वनस्पतियाँ कहते हैं, और जिन क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं मैंग्रोव क्षेत्र। तो मैंग्रोव क्या है, एक नेचुरल प्रोटेक्टर के रूप में काम करता है, जो कि समुद्र से आने वाली लहरों को वो मानव तक आने से पहले रोकता है। ठीक है, 2019 के पिछले आकलन की तुलना में मैंग्रोव क्षेत्रों में 17 वर्ग किलोमीटर की अधिक वृद्धि देखी गई है। मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। यानी किसमें सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वृद्धि हुई? उड़ीसा में केवल 8 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद महाराष्ट्र में केवल 4 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद कर्नाटक में केवल 3 वर्ग किलोमीटर। देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक लगभग 7,204 मिलियन टन होने की अनुमान है, और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में यह कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, और कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि लगभग 39.7 मिलियन टन है। ध्यान से इसको याद रखिएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है, और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि 39.7 मिलियन टन है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगर आप देखें कि इस बार जो इंडियन स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में कुछ विशेषताओं की अगर बात करें, तो इसमें पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर जंगलों में एशियाई शेर रहते हैं, उनका आकलन हुआ। 2011 से 2021 के मध्य बाघ गलियारों में वन क्षेत्र में 37.5 वर्ग किलोमीटर यानी लगभग 0.32% की वृद्धि हुई, लेकिन बाघ अभयारण्यों में 22.6 वर्ग किलोमीटर यानी 0.04 किलोमीटर की कमी हुई। यानी बाघ गलियारों के क्षेत्र में तो वृद्धि हुई, लेकिन अभयारण्य के क्षेत्रों में कमी हुई। ठीक है, इन 10 वर्षों में 20 बाघ अभयारण्यों में वनावरण में वृद्धि हुई है, और साथ ही 32 बाघ अभयारण्यों में वनावरण में कमी हुई है। यानी 20 में अब जो है वनावरण बढ़ा और 32 में वनावरण कम हुआ। बक्सा पश्चिम बंगाल, अनामालाई तमिलनाडु और इंद्रावती रिजर्व छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई, जबकि कवल तेलंगाना, भद्रा कर्नाटक और सुंदरवन रिजर्व पश्चिम बंगाल में वृद्धि हुई है। और अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक लगभग 97% वन आवरण है। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये बक्सा वो राज्य और आप देखेंगे वन क्षेत्र मिलाने को दे देगा। तो बक्सा पश्चिम बंगाल में, अनामलाई तमिलनाडु में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में और कवल तेलंगाना में, भद्रा कर्नाटक में, सुंदरवन रिजर्व पश्चिम बंगाल में और पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा वनावरण है, लगभग 97% है। अगर क्षेत्र में वृद्धि की बात की जाए तो पिछले 2 वर्षों में लगभग 1540 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त कवर के साथ में देश में वृक्षों के आवरण में लगातार वृद्धि हुई है। वृक्ष आवरण और वन आवरण में लगभग भारत में देखेंगे तो लगभग 7,13,789 वर्ग किलोमीटर भारत में वन क्षेत्र है। जो भौगोलिक क्षेत्र का, ये मैंने आपको शुरू में बताया था, जो पहले 21.67 था 2019 में, और अभी 2021 में था 21.71। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, आपको कहाँ पे कमी हुई और कहाँ पे वृद्धि हुई। ये 2 बार प्रश्न पूछे गए हैं ऐसे, तो ध्यान से याद रखिएगा। वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दिखाने वाला राज्य तेलंगाना मैंने बताया, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। सबसे अधिक कमी वाले राज्य, ये एक बार पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में, तो ध्यान से सुनिएगा। अरुणाचल प्रदेश में कमी हुई है, मणिपुर में कमी हुई है, मेघालय में कमी हुई है, मिजोरम में कमी हुई है और नागालैंड में कमी हुई है। ठीक है, और बांस पहले वृक्ष की श्रेणी में था, बाद में उसे उठा के घास की श्रेणी में रखा गया, तब से लगातार
इसे ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं। तो इसके प्रोडक्शन में कमी जो है बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और किसानों को अतिरिक्त आय देते हैं। तो वर्ष 2019 में बांस के वनों में मौजूदा बांसों की संख्या 13,882 मिलियन से बढ़कर 2021 में 53,336 मिलियन हो गई। ठीक है। अब 2023 में एक वन संरक्षण संशोधन अधिनियम आया, अभी तक ये लागू नहीं हुआ है, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अधिनियम का क्षेत्र, यानी अगर आप देखें तो भारत की जितने भी वन क्षेत्र भूमि है उसको 2 श्रेणियों में परिभाषित किया गया। और एक तो ऐसे जो कानून जिनको वन घोषित किए गए 25 अक्टूबर 1980 के बाद, और दूसरा 12 दिसंबर 1996 से पूर्व वन से गैर वन में परिवर्तित लैंड को। ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें अधिनियम के तहत जो छूट है, कुछ बातें हैं जो हमने आपको इसमें रख दी हैं, हाँ, लेकिन अभी ये पास नहीं हुआ है, विचाराधीन है। लोकसभा में था, लोकसभा विघटित हो गई, लोकसभा पास करके राज्यसभा के पास भेज दी थी, राज्यसभा में अभी पास नहीं हुआ था, लोकसभा विघटित हो गई, यानी बिल समाप्त हो गया। बिल समाप्त हो गया तो संभव है कि अगली लोकसभा जब गठित हो तो इस पे बात आए। तो मैं यहाँ से बात करूँगा, लेकिन एक इसके साथ में मुझे लगा कि हालांकि मैंने आपसे बात तो एक बार पहले कर ली थी, लेकिन मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे जो एडिशनल है, जो मुझे अलग से मिला, तो एक तो वन अग्नि, जो ये समस्या पश्चिम हिमालय, गुजरात और महाराष्ट्र, राजस्थान में सबसे अधिक गंभीर है। और ये आग लगने घटनाएं फरवरी से जून तक होती हैं। क्यों? क्योंकि यह शुष्क पर्णपाती और कटीले वन में जहाँ पे चीड़ देवदार हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे गर्मी शुरू होने वाली होती है तो जो वृक्ष होते हैं वो अपने रंध्रों से पानी ज़्यादा उड़ाने लगते हैं। तो ऐसे स्थिति में वृक्ष पानी को बचाने के लिए अपने पत्ते को गिरा देते हैं, पतझड़ जिसे कहते हैं। और पतझड़ जब धरती पे होता है तो कभी कभी हवा चलती है, रगड़ के चलते या फिर किसी और माध्यम के चलते और पत्तियों में आग लग जाती है, जो पूरे वन में आग लगने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक है। और आग प्रभावित क्षेत्रों का पहचान करने के लिए मोडिस, MODIS, मोडिस, मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्कैफर रेडिएशन सेंसर इमेज का प्रयोग किया जाता है, जिसे टेरा और इक्वना उपग्रह के उपयोग से किया जाता है। ये बैंड है, टेरा और इक्वना। और अब देखेंगे तो जो हमने बात की थी भारत की वनस्पतियों की, तो एक काम करते हैं ना, हमने आपको बता दिया था, लेकिन एक ब्रीफ में मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ और आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। तो अब आइए सबसे पहले चलते हैं तो जो है सदाबहार वनस्पतियों की बात करते हैं। तो सदाबहार वनस्पतियाँ पश्चिमी घाट पर्वत में, पश्चिमी घाट के तटीय मैदानों में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ भागों में पाई जाती हैं। किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? जहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, काफ़ी ऊंचे वृक्ष होते हैं, लगभग 60 मीटर से भी अधिक ऊंचे होते हैं। अधिक घनत्व के कारण ये लगातार ऊंचे जाते हैं। वो अधिक से अधिक क्लोरोफिल इनमें सबसे ज़्यादा होता है। तो सदाबहार वनस्पतियों में क्लोरोफिल ज़्यादा होता है, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ये सूर्य की किरणों को अधिक से अधिक पाने के लिए ज़्यादा जो है अपना विकास करती हैं। उच्च उत्पादकता, उच्च जैव विविधता वाला क्षेत्र भी है जो सदाबहार वनस्पति क्षेत्र। और अधिपाद यानी पेड़ों पे ऊपर उगने वाली जो पेड़ों से ऊपर ही पेड़ और लताएं, जैसे लियाना लता प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ठीक है। और अगर प्रमुख प्रजातियों की बात की जाए तो आयरनवुड, रोजवुड, महोगनी, रबर, केन, सिनकोना इत्यादि होते हैं।
इनकी लकड़ियाँ कठोर होती हैं। क्यों? क्योंकि उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण। और जैसे ये वनस्पतियाँ 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक होती हैं, तो ये अब इनको जो है कहते हैं विश्व का फेफड़ा, जिसे सदाबहार वन कहते हैं। वैसे जब भारत में ये होंगी तो ये भारत के फेफड़े कहलाएंगे। और इनके छाल पतले होते हैं, चिकने होते हैं, और प्रमुख रूप से वहीं पाए जाएंगे जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी। तो ये रहा आपका पहला। आगे आते हैं तो उष्ण आर्द्र पर्णपाती वनस्पति की बात करें तो ये क्षेत्र कहाँ है? पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी ढाल, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, एमपी, तराई का क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कुछ क्षेत्र जहाँ पे वर्षा करीब 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। ठीक है, यहाँ पे आर्द्र मानसूनी वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। ये पेड़ अपनी पत्तियाँ शीत ऋतु में शुष्कता के कारण अपनी क्या करती हैं? गिरा देती हैं। इनके छाल मोटे होते हैं और चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, जैसे साल, शीशम, सागौन, चंदन, ताज, मलबनी जैसे वृक्ष। और ये आर्थिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जैसे शीशम, साल, इनकी लकड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा महंगी बिकती हैं। ठीक है, आगे जो हम बात किए थे उष्ण शुष्क पर्णपाती वन में, तो ईस्ट राजस्थान, वेस्ट यूपी, वेस्ट एमपी, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के छाया प्रदेश जहाँ पे वर्षा करीब 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। तो शुष्क मानसूनी वनस्पतियाँ होती हैं जहाँ पे महुआ, पलाश, नीम, जामुन, खैर, तेंदु इत्यादि के पत्ते पाए जाते हैं। शुष्क एवं अर्धशुष्क वनस्पति क्षेत्र की बात अगर करें तो पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी गुजरात, दक्षिणी पंजाब तथा पश्चिमी घाट के वेस्ट छाया प्रदेश में जहाँ पे वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होगी। इसमें मरुस्थली एवं अर्ध मरुस्थली वनस्पतियाँ जो पाई जाएंगी, जिसे मरुद्भिद वनस्पतियाँ कहेंगे। इनकी लंबी जड़ें लंबी होंगी, कठोर होंगी, मोम की परत होगी। अब देखेंगे पत्तियों पर, जो कि पानी की अत्यधिक उड़ने से बचाती है। और इनमें कटीली और रसीली वनस्पतियाँ होती हैं ये। और जिसमें खिजरी, राजस्थान का राजवृक्ष जिसे कहते हैं खिजरी, नागफनी, बेर, खजूर, बबूल इत्यादि हैं। ठीक है, तो अगला प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ी वनस्पतियों को अगर देखें तो लगभग 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में जहाँ पे समशीतोष्ण वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिसे 16 वनस्पतियाँ भी कहते हैं। जैसे टेपरेट वनस्पति या 16 वनस्पति कहते हैं। क्षेत्र अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ, पलानी, नीलगिरी, ये अपने मुलायम लकड़ी के लिए जाने थे। जैसे रोडोडेंड्रम जिसे माचिस की तीलियाँ, आप देखेंगे कि माचिस उसमें बहुत ही, माचिस की तीली में जो लकड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा लचीली होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जो यहीं पे पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो अगर हम हिमालय का देखें तो हमने बात की थी ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ठीक है, टेम्पर्ड, अल्पाइन, टुंड्रा, ये सब वनस्पतियों की हमने बात की थी, जिसमें साल होंगे, फिर वो थोड़ा ऊपर जाने के बाद में ओक होंगे, चीड़ फर, देवदार होंगे, उसके बाद सिल्वर फर, जॉनी फर, उसके बाद में आप देखेंगे टुंड्रा पाएगा जहाँ पे लाइकिन, क्राइटोफाइट, काई, घास, मांस इत्यादि पाए जाएंगे। और एक रह गया तो वो है हमारा मैंग्रोव। और मैंग्रोव की अगर बात करें तो ये उष्ण एवं उपोष्ण वनस्पति है, जो डेल्टा, एस्टुरी, ज्वारदमुख, बैंक वाटर, कीचड़ युक्त भूमि में, लेगून, क्रिक इत्यादि में पाया जाएगा। और यह वायवीय जड़ों के साथ में रहेगा और ये एक दूसरे से गुथ कर रहते हैं। ये सदाबहार वनस्पतियाँ स्टिल्थ रूट हैं, ठीक, वायवीय जड़ें हैं ताकि दलदल क्षेत्र में जड़ों द्वारा अपना शोषण कर सकें। इनके जो बीज होंगे वो वृक्षों पे ही अंकुरित होंगे। ये नमकीन भूमि को लवण प्रतिरोधी जो है अपने गुणों के कारण वहाँ पे सरवाइव कर लेंगे
और साथ ही साथ में अगर देखें तो ये वनस्पतियाँ दलदली भूमि, लवणीय भूमि जैसी तीव्र प्रतिकूल इन परिस्थिति में जीवित रहेंगी। और 0.14% भारत की भूभाग मैंग्रोव पाई जाती है। और आप देखेंगे विश्व का 3% मैंग्रोव भारत में पाई जाती है। और भारत के सभी तटीय राज्यों एवं तटीय यूनियन टेरिटरी में मैंग्रोव पाया जाता है, परंतु वेस्ट बंगाल और उसके बाद गुजरात, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र गंगा का डेल्टा है। सुंदरी, यहाँ सुंदरी, किनित, ताड़, नारियल इत्यादि के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। तो आपको मैंने बताया था इकोटोन, जहाँ पे दो पारिस्थितिक तंत्र एक दूसरे से ट्रांजिशन फेज में हों, तो ये सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल हैं इकोटोन के। एक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ये बफर जोन के रूप में भी काम करता है, जो समुद्र की तटीय क्षेत्र में जब सुनामी आती है, तूफान आती है, तो उन तरंगों से रक्षा करता है, मृदा अपरदन को नियंत्रित करता है, समुद्र के प्रसार को नियंत्रित करता है और जैव विविधता के दृष्टि से काफ़ी संपन्न क्षेत्र होता है। ठीक है, तो मैंने आपको जो एक बार बात कर ली थी, तो मैंने एक कोशिश की कि रिवाइज़ करवाने की, और आगे मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे वनों के संरक्षण पे विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किए जाने वाले कार्यों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए इतना करते हैं। तब तक कृपया आप इस क्लास को पूरी तरह देखिए और अपने सुझाव को दीजिए कैसे हम और इसे बेहतर कर सकते हैं, जब तक हम लोग ऑफलाइन तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं। और पूरा देखने के बाद नोट्स बनाइए, अपने प्रश्नों को आप विभिन्न माध्यमों से हमारे तक पहुंचा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।